गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, एक को करिकुलर कोर्स जो कि एक अनिवार्य विषय के रूप में जाना जाता है, जो बीएससी, बीए और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए एक अनिवार्य विषय है। तो इसके विषय में हम लोगों ने अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है वो करीब करीब हर एक जगह पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। आ जाइए हम लोग 66 के आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है कुछ इसमें इंपॉर्टेंट। बच्चों, जितने भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आना श्योर है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और आपका जो एकेडमिक कोर्स है, जो को करिकुलर कोर्स है, इसमें 100% डेफिनेटली पूछा जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हाउ मच वाटर शुड अ मैन ड्रिंक्स पर डे? मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। पहला ऑप्शन है 3 लीटर, दूसरा है 5 लीटर, तीसरा है 4 लीटर, चौथा है 7 लीटर। इसमें जो सही ऑप्शन है वो 5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 5 लीटर पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, जो हमारे शरीर की जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैविक क्रियाएँ होती हैं, उन सब क्रियाओं को चलाने के लिए वाटर हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाना चाहिए। तो एक स्वस्थ या हेल्दी पर्सन को कितना पानी पीना चाहिए? 5 लीटर पर डे पीना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। वाटर वर्क्स जल का कार्य है। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द वाटर? जल का क्या कार्य होता है? पहला ऑप्शन है इन बॉडी बिल्डिंग, दूसरा है एज अ हीट कंट्रोलर कंट्रोलर, तीसरा है एज अ लुब्रिकेंट्स, चौथा है सुटेबल ऑयल। हिंदी में अगर हम देखें तो जल का कार्य क्या होता है? शरीर निर्माण में, दूसरा ताप नियंत्रण के रूप में, तीसरा स्नेहक के रूप में और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वाटर इन सबके लिए ज़रूरी होता है। हमारे शरीर के अंदर जो ताप होता है उस ताप को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ जो हमारे जोड़्स होते हैं बच्चों, जॉइंट्स होते हैं, उनको लुब्रिकेट करने में भी वाटर का बहुत बड़ा भूमिका होता है। क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हर एक जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड पाई जाती है और उस साइनोवियल फ्लूइड में वाटर का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है? वाटर का काम क्या होता है? हमारी बॉडी बिल्डिंग के रूप में, हमारे हीट को कंट्रोल करने के लिए, अर्थात हीट को कंट्रोल करने के साथ साथ एक लुब्रिकेंट के रूप में, अर्थात एक ग्रीस के रूप में भी काम करता है। कहाँ? जॉइंट्स पर। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सुटेबल ऑयल्स ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द बॉडी इज रिमूव्ड फ्रॉम। अगर हमारे शरीर से कह रहा है शरीर में अधिकतम जल का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जल का निष्कासन या ज़्यादा वाटर लॉस किसके माध्यम से होता है? पहला है किडनी, दूसरा है स्किन, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है लीवर। तो बच्चों आप इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो किडनी और स्किन दोनों ही हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहे जाते हैं और दोनों से हमारे वाटर का लॉस होता है ना। तो किडनी का काम होता है वाटर को क्या करना? लॉस करना। अर्थात वाटर जो हमारा छनता है ब्लड के साथ, जो हमारा यूरिन छन के आता है बच्चों, वो किसके द्वारा आता है? किडनी में फिल्टर होता है। साथ ही साथ स्किन के माध्यम से भी हमारा वाटर का क्या होता है? पसीने के रूप में लॉस होता है। तो ये हमारा किडनी एज वेल एज द स्किन दोनों क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहे जाते हैं और इनके माध्यम से क्या होता है? जल का निष्कासन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। When does the states of dehydration occurs in the body? शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति कब आती है? हमारे शरीर में जो डिहाइड्रेशन होता है वो कब होता है? पहला है एक्सेस ऑफ वाटर, दूसरा है फ्रॉम लैक ऑफ वाटर, तीसरा है बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ वाटर, चौथा है नॉन ऑफ सुटेबल। कहने का मतलब जल की अधिकता से, कि जल की कमी से, कि जल में संतुलित मात्रा से, कि जल की संतुलित मात्रा से, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों हमारे शरीर में तो जब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डिहाइड्रेशन माने होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। हमारे शरीर से निर्जलीकरण कब होता है? वो तब होता है जब हमारे शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है, फ्रॉम द लैक ऑफ वाटर। उसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्थात जल की कमी होने से, जब हमारे बॉडी में जल की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन होने लगता है, निर्जलीकरण होने लगता है और आदमी क्या हो जाता है? फटीग हो जाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट परसेंट ऑफ द वाटर परसेंटेज इन द बॉडी रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ द फ्लूइड इन द सेल्स? शरीर में उपस्थित जल का कितने प्रतिशत तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? अर्थात हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल जो है शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 40%, तीसरा है 50% और चौथा है 70%। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में बच्चों जो वाटर होता है 70% पाया जाता है। जो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में वाटर का कंटेंट कितना होता है? 70% होता है। और हमारे बॉडी में
में जो होता है 60 to 70% वाटर पाया जाता है। तो कुल मिलाकर आप इसको बहुत ही अच्छे से रिमार्क कर लेंगे कि हमारे कोशिकाओं में वाटर का कंटेंट कितना होता है 70%। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। आयरन डिफिशियंसी डिजीज़ अर्थात हमारे शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अगर हमारे बॉडी में लोहे की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी। पहला है एनीमिया, दूसरा है ग्वाटर, तीसरा है थायराइड, चौथा दो ऑप्शन एक जैसे चौथा है टाइफाइड। तो इसमें सही ऑप्शन होगा एनीमिया, है ना। अर्थात लोहे की कमी से क्या होता है हमारे बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट डाउन हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसके साथ बाइंड करता है, आयरन के साथ। आयरन अगर डिफिशियंट हुआ तो हीमोग्लोबिन डिफिशियंट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया हो जाता है ना। तो लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया, जिसको हम रक्ताल्पता कहते हैं। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हीमोग्लोबिन लेवल इन चिल्ड्रेन अर्थात बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 15 से 20 ग्राम, दूसरा है 11 से 12 ग्राम, तीसरा है 11 से 12 ग्राम, 10 से 12 ग्राम और चौथा है 12 से 14 ग्राम। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि छोटे बच्चों में जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है वो 12 से 14 ग्राम पाया जाता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। मेजर सोर्स ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या होता है। पहला है दूध, दूसरा है चावल, तीसरा है गुड़, चौथा है आलू। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, मिल्क। मिल्क में कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ना। तो मिल्क क्या होता है, इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द कैल्शियम। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कैल्शियम बहुत अधिक पाया जाता है। आइए बात करते हैं गुड सोर्स ऑफ सोडियम, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है, किसमें सोडियम ज़्यादा पाया जाता है। पहला है गुड़, दूसरा है गन्ना, तीसरा है नमक, चौथा है हल्दी। तो बच्चों आप रिमार्क कर लेंगे साल्ट जो नमक होता है उसमें सोडियम की मात्रा पाई जाती है, जिसको हम NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं, NaCl। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। तो NaCl में क्या होता है, जो साल्ट होता है उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। किस में पाई जाती है, सोडियम किस में पाया जाता है, नमक में। NaCl का उसका फार्मूला होता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इन द एब्सेंस ऑफ द विच एलिमेंट ग्वाइटर डिजीज अकर्स, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है। पहला ऑप्शन कैल्शियम, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा आयोडीन, चौथा है आयरन। तो बच्चों ये आयोडीन की कमी से बीमारी होती है, जिसको हम घेंघा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। तो इसको आप रिमार्क कर लेंगे, ग्वाइटर डिजीज इज टेक्स प्लेस बाई डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एनीमिया आर सीन, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। बच्चों बेसिकली एनीमिया के दो प्रकार होते हैं। एक होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ द ब्लड, जब हमारे शरीर से बहुत एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड हमारे शरीर से निकल जाता है, तब एनीमिया हो जाता है। और दूसरा होता है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द RBC, जब हमारे बॉडी में RBC की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तो भी हमको एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया होने के कितने कारण हैं, बेसिकली 2 हैं। वैसे तो आप देखेंगे तो एनीमिया के 5 कारण होते हैं, लेकिन यहाँ 5 ऑप्शन नहीं है, तो बेसिकली हम 2 कारण ही जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ द ब्लड और दूसरा होता है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द RBC। तो इन दोनों के कारण एनीमिया होता है, रक्ताल्पता की बीमारी होती है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे हमको एनीमिया हो जाता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। नो मिनरल्स, खनिज तत्व नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है इसमें से कौन सा खनिज तत्व नहीं। पहला है कैल्शियम, दूसरा आयरन, तीसरा है कैलोरी, चौथा है आयोडीन। तो कैल्शियम भी खनिज तत्व होता है, आयरन भी खनिज तत्व होता है, आयोडीन भी होता है। केवल कैलोरी जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ द यूनिट, ये एक मात्रक होता है, हमारी एनर्जी का मात्रक होता है कैलोरी, इसलिए इसको हम खनिज तत्व नहीं कहते हैं। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। आयरन इज फाउंड इन अबंडेंस, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किस में। पहला है नींबू, दूसरा है संतरा, तीसरा आंवला, चौथा यकृत। तो बच्चों आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इसमें सही ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। लीवर में जो होता है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू, संतरा, आंवला, इन सब में विटामिन सी पाई जाती है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि किसके लिए कहा गया है, आयरन किस में पाया जाता है, तो यकृत में पाया जाता है। आइए बात करते हैं 79। मोस्ट हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, दांतों के निर्माण में सर्वाधिक सहायता कौन करता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा कैल्शियम। कौन सा सही होगा, कैल्शियम। हमारे हड्डियों को या दांतों को कौन मजबूत बनाता है, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है हमारे दांतों को, हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। विच मिनरल हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अर्थात रक्त जमाने में कौन सा खनिज तत्व सहायता करता है। पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है जिंक, चौथा है लोहा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, एक प्रोमोटर के रूप में काम करता है, जो प्रोथ्रम्बिन को जमाने का, अर्थात ये क्या होता है, थ्रोम्बोसिस कराने का काम करता है, ब्लड का थक्का जमाने में काम करता है। तो कैल्शियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच हेल्प इन द कोगुलेटिंग ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के कोगुलेशन में क्या करता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81।
बॉडी एनर्जी फूड, शरीर में ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ होता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है खनिज लवण और चौथा है वसा। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। अगर हमको रिकरेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत भोजन तुरंत हमको ऊर्जा चाहिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट देता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा कौन देता है, तो इसमें ऑप्शन डी बन जाता है, वसा। क्योंकि फैट जो होता है हमको एनर्जी देता है लेकिन बहुत समय बाद देता है, अर्थात अमाउंट में अगर हम पूछें तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी फैट देता है, लेकिन रिकरेंट एनर्जी, तुरंत अगर एनर्जी की आवश्यकता है तो हमको कार्बोहाइड्रेट ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही शुरू होता है और तुरंत वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, जबकि फैट का पाचन हमारे शरीर में लगभग 7-8 घंटे बाद हो पाता है, इसलिए हमको तुरंत एनर्जी नहीं दे पाएगा। ज़्यादा अमाउंट में तो देगा लेकिन 7-8 घंटे बाद देगा, वो हमारे किसी काम का नहीं होता। हमको तुरंत एनर्जी अगर चाहिए, अगर हम फटीग हो गए हैं, थक गए हैं, तो हमको तुरंत एनर्जी के लिए क्या होता है, हम लोग गुड़ खाते हैं, चीनी खाते हैं, मीठा चीज़ खाते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमको तुरंत एनर्जी दे देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन्स, ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसको रिमार्क कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 23 पेयर्स, अर्थात 23 जोड़ी क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको हम हेट्रोसोम्स कहते हैं। ठीक, तो टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ी, अर्थात 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में पाए जाते हैं। 23 क्रोमोसोम में से 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं जो करीब करीब समान होते हैं, और एक जोड़ी जो होता है वो हेट्रोसोम्स होता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और उसी से सेक्स का डिफरेंशिएशन होता है, लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। गिव्स द रूल ऑफ द इनहेरिटेंस, वंशागत का नियम किसने दिया? तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? पहला है मेंडल, दूसरा है ड्रेवर और तीसरा है डार्विन, चौथा है लैमार्क। इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। मेंडल जो है वंशागत का नियम दिए हैं, इसीलिए मेंडल्स को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनहेरिटेंस का रूल दिया। इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमारे माता पिता का कैरेक्टर जो हमारे अंदर तक पहुँचता है, उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तेरे इनहेरिटेंस क्या है? दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज द इनहेरिटेंस, अर्थात माता पिता के लक्षण का संतान में स्थानांतरित होना इनहेरिटेंस कहलाता है। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक, ये बायो का क्वेश्चन है, बायो के स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो इनहेरिटेंस का रूल किसने दिया? मेंडल साहब ने दिया, और मेंडल को ही हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हाउ मेनी डेज इन द टोटल गेस्टेशन स्टेज, संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन का होता है? तो इसमें रिमार्क कर लेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 280 दिन का होता है। तो अगर टोटल गर्भावस्था हम गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 280 दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है, अर्थात 9 मंथ का। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विच रेट ऑफ डेवलपमेंट इज फास्टर इन द गेस्टेशन स्टेज, किस विकास की गति गर्भावस्था या गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है? अर्थात गर्भावस्था में, गेस्टेशन पीरियड में बच्चे के किस चीज़ का विकास बहुत तेज़ी से होता है? पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है संवेगात्मक। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बॉडी, अर्थात बच्चे का जो बॉडी डेवलपमेंट होता है बच्चों, वो गेस्टेशन पीरियड में होता है। और जब बच्चा पैदा होकर समाज में आता है तब उसकी मानसिक बुद्धि बढ़ती है, अर्थात उसकी मानसिक विकास होता है। और जब वो समाज में रहता है तो उसका सामाजिक विकास होता है, और उसी के साथ ही उसमें संवेदना आती है, संवेग आता है, अर्थात उसके अंदर जो इमोशनल या कॉग्निटिव स्किलिंग होती है वो पैदा होने के बाद वो समाज में रहकर सीखता है। जब तक बच्चा गर्भ के अंदर है तब तक उसके बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उसका शारीरिक विकास होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। एट व्हाट पीरियड डज बॉडी वेट इंक्रीज रैपिडली इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में शारीरिक भार तेज़ी से किस अवधि में बढ़ता है? अर्थात हम ये देखें कि गेस्टेशन पीरियड में बच्चे का जो शारीरिक भार होता है, जो उसका वेट होता है, कब बढ़ता है? पहला है प्रथम माह में, दूसरा है दूसरे माह में, तीसरा है तीसरा माह, चौथा है तीसरे माह के बाद। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर द 3rd मंथ। तीसरे महीने के बाद बच्चे का जो वेट होता है बच्चों वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसका जो बेली होता है तीसरे महीने के बाद बहुत ज़्यादा से प्रोमिनेंट होता चला आता है, बाहर निकलता चला आता है ना। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसका जो बेली का डेवलपमेंट होता है, या बेली जो बाहर की ओर प्रोमिनेंट होता है, दिखाई देता है 3 महीने के बाद दिखाई देता है। ठीक, तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो तेज़ी से कब होता है? तीसरे महीने के बाद। अगला क्वेश्चन है द एक्स मैच्योर, अंडाणु परिपक्व होता है कितने दिन में? पहला ऑप्शन है 20 दिन, दूसरा है 25 दिन, तीसरा 28 दिन और चौथा 30 दिन। तो इसमें बच्चों सही ऑप्शन तो होना चाहिए 14 दिन में। जो अंडाणु होता है एक्स का मैच्योरेशन कितने दिन होता है? 14वां दिन ओव्यूलेशन होता है, उसी दिन अंडा मैच्योर होता है। लेकिन अगर इसमें सही ऑप्शन माना जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा 28 दिन में, क्योंकि जो
पीरियड होता है वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड वो 28 दिन का, लेकिन इसमें सही ऑप्शन गलत है। इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए 14th डे। कितने दिन? अर्थात 14वें दिन ओवा क्या होती है, मैच्योर हो जाती है। ठीक, इसमें सही ऑप्शन ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप 28 पर क्लिक करेंगे। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इन द न्यू बॉर्न नवजात अवस्था होती है, पहला है एडजस्टमेंट, दूसरा है सेल्फ डिपेंड, चौथा है मैच्योरिटी और तीसरा है मैच्योरिटी और चौथा है फिकलनेस। तो इसमें चंचलता बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी में चंचलता बहुत है, इसीलिए बच्चे को जब ताली बजाएंगे थोड़ा सा इशारा देते हैं तो फटाफट अपने हाथ पैर को चलाना शुरू कर देता है। तो इसमें चंचलता जो होता है वो न्यू बॉर्न बेबी में देखने को मिलता है। और ये सब चीज़ें जो होती हैं आफ्टर बर्थ होता है। ठीक, ऊपर के जो 3 हैं समायोजन, आत्मनिर्भरता, परिपक्वता, ये सब आफ्टर बर्थ होते हैं, लेकिन जब आफ्टर डेवलपमेंट दैट इज़ मैच्योरेशन के बाद। लेकिन जब बच्चा नवजात होता है, नवजात शिशु किसको कहा जाता है? अर्थात बच्चा जो होता है पैदा होने से लगभग 29 दिन तक के बच्चे को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं, है ना। और इसके बाद जो होता है 6 महीने तक के बच्चे में नवजात अवस्था पाई जाती है और ये बच्चे बहुत चंचल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एवरेज हाइट ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन एट बर्थ, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे का औसत ऊंचाई कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वो 45 से 50 सेंटीमीटर। तो इसमें आप 50 सेंटीमीटर पर क्लिक करेंगे, है ना। तो जो इंडियन चाइल्ड बच्चा पैदा होते हैं, भारतीय बच्चे जो पैदा होते हैं, उनका औसत ऊंचाई कितना होता है? 50 सेंटीमीटर का होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। न्यू बॉर्न बेबीज पल्स रेट्स पर मिनट्स, एक नवजात शिशु का जो नाड़ी गति होता है वो प्रति मिनट कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका जो पल्स रेट होता है, अगर उसका हम धड़कन देखेंगे, नसों का धड़कन देखेंगे, तो 120 बार होता है। कितना होता है? 120 बार होता है। 1 मिनट में 120 बार उसका पल्स क्या होता है? धड़कता है। किसका? न्यू बॉर्न बेबी का। जो नवजात शिशु होता है उसका पल्स रेट कितना होता है? 120 बार प्रति मिनट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हाउ मेनी आवर्स डज द नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी स्लीप, एक नवजात शिशु कितने घंटे नींद लेता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नवजात शिशु जो होता है वह 16 से 20 घंटे नींद लेता है। कितना? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16 से 20 घंटे एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है सोता है। अर्थात नवजात शिशु जो होता है वो 16 से 20 घंटे नींद लेता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट इज़ द कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, अर्थात जो एक प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसका जो फर्स्ट आफ्टर डिलीवरी जो पहला स्तन दूध होता है, अर्थात उसका जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जब बच्चा फीडिंग करता है तो फर्स्ट मिल्क जो उसका होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। और वो कोलेस्ट्रम बच्चों के लिए क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है बच्चे के अंदर, और उसके अंदर क्या होता है? बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पावर डेवलप होता है और वो समाज में आकर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी फॉरेन इन्वाइडर से लड़ने योग्य हो जाता है। उसकी शरीर क्या होती है? बिल्कुल प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा अगर उसके शरीर में डेवलप होता है तो वो कोलेस्ट्रम से ही। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो तो उसकी माँ को 6 महीने तक का ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराना चाहिए, क्योंकि वो कोलेस्ट्रम जो होता है वो बच्चे के लिए क्या होता है? बहुत ही पिनैस या रामबाण होता है, और उससे उसके अंदर इम्यूनिटी पावर क्या होती है? स्टेबल हो जाती है, और वो किसी भी चीज़ से, बैक्टीरिया, वायरस, किसी फॉरेन इन्वाइडर से लड़ने योग्य हो जाता है। उसके शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रदान हो जाता है, प्रतिरक्षा डेवलपमेंट हो जाता है, और इम्यूनिटी पावर डेवलप होने से वो बहुत अच्छे से जी सकता है, स्वस्थ रह सकता है। तो वही कह रहा है कोलेस्ट्रम क्या है? फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क को हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विच सेंसेस आर लिस्ट डेवलप्ड इन अ न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहला है देखना, दूसरा है सुनना, तीसरा है स्पर्श और चौथा सूंघना। बच्चों केवल ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सूंघने की जो प्रक्रिया होती है, ये इंद्रियां जो होती है बच्चों में बहुत कम डेवलप होती है। किस में? नवजात शिशु में। और नवजात शिशु देखता भी बहुत तेज़ है, अगर उसको थोड़ा सा ताली बजाएंगे तो फट से देखना शुरू कर देता है। सुनता भी बहुत तेज़ है, स्पर्श भी उसको थोड़ा सा पकड़ेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? उसके ज्ञानेंद्रिय जो स्किन टच करने से भी उसको क्या होता है? बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके जो सूंघने की टेंडेंसी होती है वो कम डेवलप होता है, और ये तीनों जो ऊपर हैं ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये डेवलप होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। द वेट ऑफ अ 3 किलोग्राम न्यूबॉर्न बेबी विल ऑलमोस्ट डबल, 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाएगा। कब? 1 साल में। सही ऑप्शन क्या होगा? 1 ईयर में। अगर 3 किलोग्राम का बच्चा है तो 1 साल बाद वो 6 किलो का हो जाएगा, है ना। कितने किलो का हो जाएगा? 6 किलो का। जस्ट दूना हो जाता है, लेकिन 1 साल बाद। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फाउंड इन टी, चाय में पाया जाता है। पहला है थियोफाइलिन, दूसरा है कैफीन, चौथा है टेनिक एसिड, और तीसरा है टेनिक एसिड, चौथा ये सभी चीज़ें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि जो चाय होता है बच्चों, इसमें थियोफाइलिन भी पाया जाता है, कैफीन भी पाया जाता है, टेनिक एसिड भी पाया जाता है। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अल्फा टॉक्सिन इज फाउंड इन, अल्फा टॉक्सिन पाया जाता है, पहला है मूंगफली में, दूसरा है एप्पल्स में, तीसरा है मिल्क में और चौथा है चीज़ में। तो सही ऑप्शन होगा इसमें जितने भी नट्स होते हैं, चाहे वो पीनट्स हो, है ना, चाहे कोकोनट्स हो, इन सब में क्या पाया जाता है, टॉक्सिन, अल्फा टॉक्सिन्स पाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि मूंगफली में अल्फा टॉक्सिन्स पाया जाता है। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। है मलेरिया, मलेरिया है विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कृमि जनित, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये गलत ऑप्शन है बच्चों। जो मलेरिया बीमारी होती है ये प्रोटोजोआ से होता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मेलेरी, है ना। तो ये प्रकार के जो प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं, ये एक प्रकार का परजीवी होता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो मलेरिया की बीमारी जो होती है इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि मलेरिया का जो प्रॉब्लम होता है, मलेरिया की जो बीमारी होती है वो किससे होती है, प्रोटोजोवन से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम पैरासाइट कहते हैं, ठीक ना। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हेपेटाइटिस डिजीज अफेक्ट्स, हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होता है, पहला है लीवर, दूसरा है हार्ट, तीसरा है स्टमक, चौथा इंटेस्टाइन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हेपेटाइटिस से लीवर इफेक्ट होता है, यकृत जो होता है वो हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, लीवर जॉइंटिस कहते हैं। तो जॉइंटिस की प्रक्रिया किससे होती है, ये एक प्रकार का यकृत डिजीज है, यकृत प्रभावित होता है, ठीक। 97 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं 99। हैव टाइफाइड, टाइफाइड है, पहला है वायरस बॉर्नी, दूसरा है जर्म बॉर्नी, तीसरा वर्म बॉर्नी और चौथा नन ऑफ द सुटेबल। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बताओ, जीवाणु जनित रोग है। जो टाइफाइड होता है ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से होता है। किससे होता है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इज ए टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये जीवाणु जनित या बैक्टीरियल डिजीज़ है ना, जर्म, जिसको हम जर्म बॉर्नी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट। मेजर कॉज ऑफ डायरिया, अतिसार का प्रमुख कारण है, पहला इन्फेक्शन, दूसरा टॉक्सिक बैक्टीरिया, तीसरा है केमिकल सब्सटेंसेस और चौथा है ऑल ऑफ द सूटेबल आल्स। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सूटेबल आल्स, उपरोक्त सभी से। क्योंकि जो अतिसार होता है, जो डायरिया होता है, ये संक्रमण से भी होता है, इन्फेक्शन से भी होता है, कुछ टॉक्सिक बैक्टीरिया भी होते हैं जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा भी डायरिया हो जाता है, जिसको हम एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इस प्रकार से बच्चों अब तक हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, और 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है ये सभी लेक्चर्स, सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बच्चों हमारा लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और हमको कुछ ज़रूर लिखें कि आपको अगला वीडियोस क्या चाहिए। और अगर हमारे नए व्यूवर्स हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हम बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सुझाव हो, किसी प्रकार का कोई कमेंट डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आए बच्चों तो ओके ज़रूर लिखें, जिससे हमको ये समझ में आए कि हमारा लेक्चर आपके लिए बहुत कारगर है, बहुत सूटेबल है, ठीक। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।